सो हेलो बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। बहुत टाइम बाद आप लोगों से वापस मिल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था वो आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी लंबा ब्रेक आप लोगों को मिल गया, ठीक है, और काफ़ी टाइम बाद अपन वापस वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा इसका 13 पार्ट है। जैसा कि मैं लास्ट पार्ट में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि चैप्टर ओवर हो चुका था मेरी तरफ से। अब हमें उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। पहले बता दूं, सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहले ही समझ लीजिए। तो आज हम न्यूमेरिकल्स जो है एनसीईआरटी के उसको तोड़ने फोड़ने आए हैं। तो देखो हमारा गब्बर सिंह वाला फोटो, ठीक है, न्यूमेरिकल को फोड़ देंगे, ठीक है। तो आज हम न्यूमेरिकल को फोड़ने आए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का क्या है। किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह समझना महत्वपूर्ण है। सावधानी पूर्वक बताइए कि निम्नलिखित चिन्ह धनात्मक है ऋणात्मक। तो हम बताएंगे कि जो अपन यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं उसका जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। और जो भी साइन हमारे पास आने वाला है साथ के साथ ये भी बताएंगे कि उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो रीजन भी साथ के साथ देखेंगे। तो देखो पहला उसने क्या बोला, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को बाहर निकालने में किया गया कार्य। अब ध्यान से सुनना, रस्सी को कहां खींचा जा रहा है, ऊपर। आप बल भी ऊपर लगा रहे हो, रस्सी भी कहां आ रही है, ऊपर। तो किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक। तुम्हारे रेफरेंस से देखूं तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, धनात्मक। भाई सिंपल सी बात है, आप रस्सी को ऊपर की तरफ खींच रहे हो, ये आपका कुआं, ये आपकी रस्सी, ये आप मेरी ड्राइंग, और कुएं में से बाल्टी खींच रहे हो आप। तो आप बल भी कहां लगा रहे हो, ऊपर, वस्तु भी कहां जा रही है, ऊपर, दोनों की दिशा सेम, कार्य कैसा हो गया, धनात्मक। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उपयुक्त स्थिति में गुरुत्वीय बल कितना काम करेगा। आप ध्यान से सुनो, गुरुत्वीय बल कहां लग रहा है, नीचे, लेकिन विस्थापन कहां हो रहा है, ऊपर। गुरुत्वीय बल कहां लग रहा है, नीचे, विस्थापन कहां हो रहा है, ऊपर। तो किसने कार्य कैसा किया, नेगेटिव, क्योंकि दोनों की दिशा कैसी है, दिशा विपरीत है। दिशा कैसी है, विपरीत। गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा है और वस्तु जाना ऊपर चाहती है, इसलिए इस बार जो वर्क डन हमारे पास आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। चलिए थर्ड वाला क्या बोल रहा है, किसी आनत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। भाई आपका आनत तल इंक्लाइन प्लेन, इसमें मान लो एक ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है या स्लाइड कर रहा है, व्हाटएवर यू वांट टू से, नीचे की तरफ फिसल रहा है। तो ऑब्वियसली की तरफ नीचे की तरफ फिसलना चाहता है और घर्षण बल चाहेगा कि ये जो घर्षण बल है ये आनत तल चाहेगा कि भाई मैं तेरे को नीचे नहीं जाने दूंगा, मैं रुका हूं तो तू कैसे गति कर सकता है। तो घर्षण बल पीछे लगेगा, इसकी गति का विरोध करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, वस्तु आगे जाना चाहती है, घर्षण बल पीछे लग रहा है, दिशा विपरीत है, तो किया गया कार्य कैसा हो गया, नेगेटिव। यहां पे भी आंसर क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। इजी, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं फिर। ओके, इसका फोर्थ पार्ट हमें बोल रहा है, किसी खुरदरे क्षैतिज तल पर एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु पर लगाए बल। अब ध्यान से सुनना, साफ साफ बोला उसने, खुरदरा फर्श है। खुरदरा फर्श है, इसका मतलब तुम्हें उस पर गति बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। जैसे कि तुम बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, या जो भी तुम चलाते हो, इवन तुम चलते हो, तो सारे केसेस के अंदर आपको एक समान वेग बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है, सॉरी फ्रिक्शन है, उसके अंदर कुछ ना कुछ घर्षण है, तभी तो उसने खुरदरी वर्ड यूज करा है, नहीं तो चिकनी बोलता मस्त। तो खुरदरी है, कुछ काम करना पड़ेगा, बल का लगा रहे आगे, जैसे कार है या आपकी जो भी बाइसिकल है, जो भी, उसमें बल कहां लग रहा है, आगे, वस्तु भी कहां जाना चाहती है, आगे। तो आपने जो कार्य किया वो कैसा होगा, धनात्मक। यहां से समझ लो, ये ब्लॉक वो लड़की वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है, तो वो लड़की जो है कुछ इस तरीके की है और ब्लॉक को धक्का दे रही है, तो उसने बल कहां लगाया, आगे, विस्थापन भी कहां हो रहा है, आगे, दोनों की दिशा सेम। इसका मतलब किया गया कार्य डी में कैसा होगा, धनात्मक, यानी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। ओके, किसी दोलायमान लोलक को विरामावस्था में लाने के लिए वायु के प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। ये हो रहा है हमारे पास एक पेंडुलम है ना, ऐसे ऐसे चल रहा है, और उसको क्या बोलते हैं, विरामावस्था में लाने के लिए अवरोधी बल कितना काम करेगा। आप देखो पेंडुलम ऐसे नीचे जाना चाहता है, जाना चाहता था मस्त। अब मान लो ये दूर जाना चाहता है, इधर है ना, इधर जाना चाहता है, लेकिन अवरोधी बल तो विरामावस्था में ला रहा है इसको। विरामावस्था तो नीचे वाली है इसकी, ये वाली, ये इसकी विरामावस्था, ऐसे खड़ा हो जाएगा जाके।
ऑब्वियसली यहाँ पे जाके नहीं चिपकेगा, यहाँ जाके नहीं चिपकेगा, यहीं पे आएगा। तो अगर यहाँ पे चिपकना चाहता है और ये यहाँ आ जाना चाहता है तो अवरोधी बल उसको नीचे खींचेगा ना यार, हवा उसको नीचे खींचेगी, उसकी गति का विरोध करेगी। तो इसका मतलब उसने जो कार्य किया वो कैसा है, ऋणात्मक। ठीक है, तो ई वाले का आंसर कितना हो गया, नेगेटिव। सिंपल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आसानी से सारे प्रश्न हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा तो आराम से पॉज करो, क्वेश्चन करो। कर लिया होगा, इतना टाइम नहीं है, तुम लोगों को इतना टाइम दूं मैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 किलो द्रव्यमान की कोई वस्तु विराम से गति प्रारंभ करती है। देखो भाई 2 किलो का ब्लॉक, ठीक है, विराम मतलब u किलो 0 है। अब इसके बाद 7 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया, तो ये भाई 7 न्यूटन का अपन ने क्षैतिज बल बोला, इसलिए सीधा सीधा चला, यहाँ पे भी लगा सकते हो, आगे भी लगा सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो एक मेज पर रखा है और मेज के ऊपर कुछ ना कुछ घर्षण है, तो उसका गतिज घर्षण गुणांक हमें दे रखा है 0.1, यूनिट लेस होता है इसलिए 0.1। मेज कहां गया, निम्नलिखित का परिकलन कीजिए और अपने परिणामों की व्याख्या कीजिए। मतलब रिजल्ट भी निकालना है और उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है कि ऐसा क्यों करा तुमने। ठीक है, तो देखो इसने बोला लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। भाई कार्य की गणना करनी है, परेशानी एक ही है, क्या भाई, कि भाई विस्थापन चाहिए। बल हमें पता है 7 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन विस्थापन नहीं पता। तो अब ध्यान से सुनना, इस वस्तु पर कौन कौन से बल लग रहे हैं पहले ये देख लेते हैं, है ना। देखो तो 7 न्यूटन का बल लग रहा है आगे की तरफ। दूसरी चीज, क्योंकि घर्षण है, मतलब इसमें घर्षण बल लगेगा, उसको पीछे की तरफ पुल करेगा। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स हो गया 7 माइनस एफ। हम जानते हैं घर्षण बल किसके बराबर होता है, 7 माइनस म्यू के इंटू एन। हमें पहले नेट फोर्स निकालना है। हम नेट फोर्स क्यों निकाल रहे हैं सर, क्योंकि नेट फोर्स निकल जाएगा तो त्वरण आ जाएगा। समय हमें दे रखा है, ठीक है, प्रारंभिक दूरी है, हमें क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन फिट बैठ रही ना, देखो u आया तुम्हारे पास, d है तुम्हारे पास, v तो तुम पता कर नहीं सकते, बचा कौन, एक तुम्हारे पास बचा a। अब a के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए कि उस वस्तु पे लग कितना कुल बल रहा है। अगर मैं बल निकाल लूंगा तो उसको m से डिवाइड करते a निकल आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने नेट फोर्स निकाला जो ये आ रहा है। अब वैल्यू रख देते हैं 7 माइनस, अच्छा इस पे देखो जो n है वो ऊपर लग रहा है और mg नीचे, तो बेसिकली n mg के बराबर ही है। n mg के बराबर है, m 2 किलो है, g नहीं दे रखा, 10 ले लेते हैं, हमारी इच्छा से 20 हो गया। ठीक है, तो ये म्यू के 0.1 और गुणा 20, पॉइंट हटाया 10, आंसर है 7 माइनस 2, यानी इस वस्तु पर जो कुल बल लग रहा है वो 5 न्यूटन का लग रहा है, ये हमें पता चल गया। चलो हम बहुत अच्छी इस पर पहुंच गए हैं, मजा आ गया। तो हमने कुल बल निकाल लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब मुझे चाहिए त्वरण। क्या चाहिए, त्वरण चाहिए। तो भाई बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान त्वरण के। एफ नेट कितना लग रहा है 5, बल वो कितना है, द्रव्यमान 2, और ये हमें पता नहीं। तो इस वस्तु पे नेट त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, 5/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये नेट त्वरण है इस पर, मतलब इस पे लगने वाला कुल त्वरण जो है ना वो कितना है, 5/2। कुल त्वरण कितना है, 5/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस पे लगने वाला नेट त्वरण, कुल त्वरण इस पे इतना लग रहा है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, यहां तक अपन पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल सकते हैं इसके लिए दूरी। कार्य निकालना भाई, दूरी तो चाहिए ही चाहिए। दूरी के लिए हम सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। देखो u0 a 5/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद समय 10 सेकेंड दे रखा है, बस हो गया तुम्हारा काम। लगाओ सेकेंड इक्वेशन, क्या आया, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। u का मान 0, t 10 सेकेंड प्लस हाफ, a का मान 5/2 और ये 10 का स्क्वायर। यहां तक हमने कर लिया, बस सॉल्व कर लो इसको। 1/2 5/2 10 गुणा 10 या 100 लिख दो, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, 5 × 5 × 5 5 25, 25 पंजे 125, यानी वस्तु ने कुल 125 मीटर का विस्थापन तय किया होगा। एक बार वापस बताता हूं, हमें विस्थापन चाहिए था। अगर सेकेंड इक्वेशन लगाता हूं, t है
U है, A नहीं है। पर अब प्रॉब्लम यह है कि मैं डायरेक्ट इस बल से A नहीं निकाल सकता। अब कुछ बच्चे सीधा सीधा कर देते सर 7/2 ही कर देते आप, लेकिन हमें नेट फोर्स तो नहीं पता ना। 7 न्यूटन तो आगे लग रहा है, उसको एक बल पीछे भी तो खींच रहा है, घर्षण बल, वो भी हमने निकाला। तो उसको पहले माइनस किया, नेट फोर्स 5 आया, मतलब उस पर 5 न्यूटन का कुल बल लग रहा है। वहां से अपन ने निकाला त्वरण, सेकेंड इक्वेशन में डाला, विस्थापन आया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। उसने पहले बोला है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य F बराबर F इंटू एस। बाह्य बल कितना लग रहा है? 7। दूरी कितनी तय करी उसने? 125। गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 3 ऊपर हासिल आ गया, 7 दूनी 14, 14 और 3 हो गया हमारे पास 17, एक हासिल, 7 एकम 7 और 1 हो गया 8, यानी इतने जूल का वर्क उसके ऊपर बाह्य बल ने किया। ये हमारा पहला आंसर। कैलकुलेशन बस पहले वाले की थी, उसके बाद की नहीं, घबराओ मत। घर्षण बल ने कितना काम किया? देखो, घर्षण बल ने काम किया वही F इंटू एस, लेकिन यहाँ पे बल कौन सा लगेगा? घर्षण वाला। घर्षण बल अपन ने निकाला है, कितना आया था? ये रहा 2। तो घर्षण बल कितना लग रहा है? 2, लेकिन विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में, इसलिए नेगेटिव लगाना मत भूलना। माइनस का 2 गुणा 125, आंसर आएगा माइनस का 250 जूल। घर्षण बल ने भी कार्य निकाल लिया अपन ने बहुत आसानी से। वस्तु पर कुल बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य, मतलब कुल कार्य निकालना है। वही हमें पता है ना, कार्य कैसे निकालेंगे? मान लो W1 है, W2 है, तो कुल कार्य है इन दोनों का योग। इसने धनात्मक किया था, इन भाई साहब ने ऋणात्मक किया था। डाल दो ना वैल्यू यार, काहे की परेशानी। सॉल्व करा, ये आ गया 5, 2, 6, 625 जूल का काम में उस वस्तु पर कुल किया गया, जहां पे 875 धनात्मक था जो हमने किया, और 250 जूल का वर्क घर्षण ने करके उसको बर्बाद कर दिया। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। चलो, इसके बाद क्या बोल रहा है? वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अरे, किया गया कार्य तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। डी का आंसर तो सिंपल ही है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो कितना कार्य किया? 625 ना, तो यही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो नो चेंज, तो वही तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से अपन ने वैसे बना दिया। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले की कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है नो डाउट, पर उसके बाद सब आंसर आराम से मस्त एकदम मक्खन की तरह निकलेंगे। चलो, आई होप सबको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन आसान था। ये नेक्स्ट प्रश्न, ये मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि थ्योरी है। अच्छा, उसने अपन से परिणामों की व्याख्या भी पूछी है, बता दो व्याख्या। घर्षण बल जो है, हमने जो बल लगाया वस्तु की गति की दिशा में था, इसलिए धनात्मक लिया गया। हमने घर्षण बल ने जो बल लगाया पीछे की दिशा में लिया, ऋणात्मक था, इसलिए नेगेटिव लगाया। कुल बल दोनों का योग होता है, इसलिए लगाया। और लास्ट में ये कैसे लिखा अपन ने? कार्य ऊर्जा प्रमेय से। ठीक है, ऐसे लिखा अपन ने। इसके बाद देखते हैं आगे। हाँ जी, कारण सहित व्याख्या करनी है। क्या है भाई? निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। अच्छा, उत्तर देना है हमें, व्याख्या नहीं करनी, उत्तर देना है। क्या बोल रहा है भाई? किसी रॉकेट का बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है। जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा किसके व्यय पर प्राप्त की गई? रॉकेट या वातावरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई रॉकेट ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है, उसकी बाहर की लेयर ना जलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि उस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। और फ्रिक्शन जो है तो एक एनर्जी ना, फ्रिक्शन ने जो वर्क डन किया है वो कहीं ना कहीं एनर्जी की फॉर्म में तो जाएगा, तो वो बर्न करने लग जाता है बाहर वाले पार्ट को, उसकी लेयर को। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो क्या बोलते हैं, ऊर्जा का जो व्यय हुआ ना, ऊष्मीय ऊर्जा का, तो किसने किया? क्या वो वातावरण से आई या रॉकेट में खुद से आई? अब वातावरण अपनी ऊर्जा क्यों देगा? मजा आ रहा है उसको ना। तो इसका आंसर होगा बेटा, रॉकेट की ऊर्जा इसका व्यय हुआ है। कैसे हुआ है? ध्यान से सुनना, आंसर तो आएगा रॉकेट। कैसे? ध्यान से सुनिए। आंसर का रीजन सिंपल है, जब रॉकेट नीचे से ऊपर जाता है तो धीरे धीरे उसका फ्यूल बर्न होता है। उसका फ्यूल क्या होता है? बर्न होता है, जलता है। जब उसका फ्यूल बर्न होता है तो कहीं ना कहीं उसका द्रव्यमान क्या होने लग जाता है? घटने लग जाता है। देखो, हमें पता है ऊर्जा का ना तो विनाश संभव है ना तो निर्माण संभव है, हम सब जानते हैं।
तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी रही होगी किसी भी हाइट पे, हाफ mv² प्लस mgh, कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं कि जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो उसका काफी सारा फ्यूल बर्न होता है, सब जानते हो। तो फ्यूल बर्न हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं उस रॉकेट का द्रव्यमान कम हो रहा है, लेकिन कुल ऊर्जा तो संरक्षित रहनी चाहिए ना। अगर जमीन पे इतनी ऊर्जा थी या किसी भी एच हाइट पे इतनी ऊर्जा थी तो ऑब्वियस ही बात है भाई, इतनी हाइट पे जाने पे भी तो ऊर्जा वही रहनी चाहिए। तो अगर द्रव्यमान कम हुआ है और वेग बढ़ रहा है, ऊंचाई भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो बची हुई एनर्जी उसका मैं क्या करूं, उसका मैं क्या यूज करूं भाई, खुद सोचो। मान लो पहले आपकी 2000 जूल एनर्जी थी ये, अब धीरे धीरे वेग भी बढ़ रहा है, ऊंचाई भी बढ़ रही है, तो मतलब ऊर्जा भी बढ़ेगी, लेकिन कुल ऊर्जा तो नियत रहनी चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बन रही है वो कहां जाए, द्रव्यमान तो कम हो रहा है, ऊर्जा बढ़ती जा रही है, तो ऊर्जा कहां जाएगी, वो ऊर्जा हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगी और वो उसके बाहर का जो लेयर होता है उसको जलाना स्टार्ट करेगी। इसीलिए रॉकेट में बाहर का जो लेयर होता है उसको स्पेशल मटेरियल से बनाते हैं, ठीक है, ताकि बर्न भी हो जाए तो अंदर वाले रॉकेट को कोई परेशानी नहीं आए, ठीक है ना। तो स्पेशली वहां पे ऐसी चीजें लगा देते हैं कि जो बर्न होकर निकल भी जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे आप लोगों को याद होगा हमारी भारत की एक बेटी थी, ठीक है, आई होप सबको नाम पता होगा, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करके आप बताएंगे। तो जब वो आ रही थी स्पेस में जाने वाली पहली महिला थी, ये भी मैं आपको और हिंट दे देता हूँ, फ्रॉम इंडिया। जब वो आ रही थी ऊपर से नीचे तो सडनली उनका जो प्लेन था वो मतलब जिस रॉकेट में आ रही थी वो क्रैश हो गया। मतलब बेसिकली जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था ना तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई कि उसका बाहर वाला जो लेयर है ना वो उसको झेल नहीं पाया, तो बर्न हो गया। तो बर्न होने से पूरा रॉकेट ब्लास्ट हो गया और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। आप कमेंट करके उनका नाम ज़रूर बताइएगा। तो आई होप सबको रीज़न समझ आ गया होगा कि रॉकेट ने काम किया क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल दिया है ना 2000 का, द्रव्यमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुल ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है, किंतु कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो इसका मतलब जो बची हुई एनर्जी है ना, जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है मास लॉस की वजह से, द्रव्यमान कम हुआ, ऊर्जा बढ़ी, तो कहां जाएगी, वो हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो इसका आंसर आई होप सबको क्लियर है, बी। क्या बोल रहा है भाई, कोई धूमकेतु, धूमकेतु को आप क्या बोलते हैं, धूमकेतु को अपन बोलते हैं मीटियोइड्स, जिनको अपन बोलते हैं जो गिरते हैं या उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये बोल रहा है धूमकेतु सूर्य के चारों तरफ और बहुत ही दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। आप सबको पता होगा प्लैनेट्स जो होते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स भी, वो भी किसी भी दूसरे के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करते हैं। दीर्घवृत्ताकार पथ ऐसा होता है, इसको अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो उनका इस तरीके का सीन होता है जहाँ पे सन दोनों दो फोकस होते हैं, इसके बात बताऊंगा मैं। तो किसी भी एक फोकस पे होता है। तो अगर ये घूम रहा है ना धूमकेतु या कोई भी प्लैनेट इसके चारों तरफ, तो ये बोल रहा है कि है ना सूर्य का गुरुत्वीय बल धूमकेतु के लंबवत नहीं होता। देखो हर केस में लंबवत तो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे आ गया तो जरूरी नहीं इसके लंबवत ही रहे, मतलब कोई ना कोई एंगल बना सकता है, डिपेंड करता है। इसको लंबवत नहीं रहा, यहाँ पे आ गया, चलो मान लेते लंबवत हो गया, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, यहाँ कुछ और हो जाएगा, यहाँ कुछ और हो जाएगा। बेसिकली जैसे सर्कुलर मोशन में अगर वस्तु गति कर रही है तो हमें पता है ये हमेशा लंबवत ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम लंबवत की बात थोड़ी ना बोल सकते हैं। खुद सोचो, शेप है, ओवल शेप है, यहाँ पे आपको बल केंद्र की तरफ लग रहा है, इसकी तरफ, और इस पर टेंजेंट ही बन रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में कौन लंबवत तो नहीं है। तो वो यही बोल रहा है कि हर केस में अगर वो उसकी तरफ घूम रहा है तो बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत नहीं है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या फिर भी गुरुत्वीय बल द्वारा जो हमारी सूरज देवता है उनके गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या शून्य होगा, ये नहीं होगा भाई। वृत्ताकार पथ में तो हम लॉजिक ही बोलते हैं कि हर बिंदु पर जो विस्थापन की दिशा होती है वो हमारे बल की दिशा के लंबवत होती है, और कार्य का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। तो थीटा 90, cos 90 हो जाता 0 और कुल कार्य आ जाता 0 अगर वो वृत्ताकार पथ में घूम रही है। तो इसका क्वेश्चन ये है कि ये सन है, इसके चारों तरफ प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, या कोई भी मीटियोर इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, तो ये बोल रहा है कि ये हमेशा बल के साथ लंबवत दिशा बना दे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या आप क्या कहोगे, इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा या नहीं होगा? तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। रीजन आप में से कई बच्चों को पता होगा, नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। क्योंकि यहाँ पे जो बल लग रहा है, जो गुरुत्वीय बल जो यहाँ पे लग रहा है, वो गुरुत्वीय बल कैसा बल है?
कंजर्वेटिव संरक्षी बल है। जो हमारा गुरुत्वीय बल है वो कैसा बल है? गुरुत्वीय बल कैसा बल होता है? संरक्षी। और हम जानते हैं कि किसी भी संरक्षी बल द्वारा एक कंप्लीट रोटेशन में जो वर्क डन होता है हमेशा जीरो होता है। मतलब अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन भी वही हो जाए तो किया गया कार्य क्या होता है? हमेशा जीरो। तो क्योंकि गुरुत्वीय बल संरक्षी बल है तो एक कंप्लीट चक्कर में उसने जो काम किया है उस मेटियोर पे और धूमकेतु पे वो जीरो होगा, क्योंकि वो संरक्षी बल है। और संरक्षी बल पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में दोनों सेम है, पूरा चक्कर लगा है, इसलिए किया गया कार्य जीरो होगा। आई होप सबको इतनी बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ओके, इसी का ही पार्ट है क्या? पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही शीर्ण वातावरण में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध चाहे कितना भी कम हो के विरुद्ध क्षय के कारण कम होती है। तो फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप आता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है। तो ये बोल रहा है कि भाई हम मान लेते हैं कि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो तो स्पेस की बात है। अर्थ के चारों तरफ तो अपना है ना आइनोस्फेयर है और अलग अलग लेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं मानता हूं बहुत कम रेसिस्टेंस होगा, बहुत कम होगा, नो डाउट, क्योंकि हम बहुत दूर है पृथ्वी से, बहुत बाहर, लेकिन है तो सही। तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो फिर जो वो धरती माता के पास आता जाता है तो उसका वेग कैसे बढ़ना, उसकी चाल कैसे बढ़ना, वेग तो हम बात नहीं कर सकते, उसकी चाल कैसे लगातार बढ़ने लग जाती है, ये अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो बच्चों कि भाई जब भी कोई कृत्रिम उपग्रह यानी जब भी कोई हमारा सैटेलाइट वगैरह जो है वो अर्थ के पास में आती है, देखो ध्यान से, तो ये ग्रीन हमारी अर्थ, इसके दो ऑर्बिट्स के बारे में बात करते हैं। ये मान लो पहला ऑर्बिट है, इसमें चक्कर लगा रहा है यहाँ पे मान लो, और ये किसी दूसरे ऑर्बिट में आया और वो थोड़ा इसके पास आ गया कंपैरेटिवली। तो ये बोल रहा है कि मान लो कि वो ए से बी पोजीशन पे आता है, उसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है वातावरण की वजह से, लेकिन फिर भी बी पॉइंट पे आने पे उसकी चाल कैसे बढ़ रही है, ये इसका क्वेश्चन। देखो लिखा है ना, वायुमंडल के विरुद्ध क्षय के कारण ऊर्जा कम होती है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे वो अर्थ के समीप आता है वैसे वैसे उसकी चाल लगातार क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है। तो देखो अर्थ जो है ना हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है ना, और खींचने की वजह से वृत्ताकार में गति कर रहा है। तो जब वो अर्थ के ज्यादा पास में आएगा ना, वो अर्थ के जब ज्यादा पास में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ उसके ऊपर कुछ ना कुछ और स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगी। होता है ना, जब ऊपर से नीचे जब वस्तु गिरती है तो गुरुत्वीय त्वरण तो लगता है, उसका वेग बढ़ता है। इसी तरीके से जब वो आपका जो भी है सैटेलाइट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आती है, अर्थ के ज्यादा पास आती है, तो उसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय बल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जितना दूर जाओगे ना गुरुत्वीय बल उतना कम लगेगा, तब पास में रहोगे गुरुत्वीय बल उतना ज्यादा लगेगा। तो गुरुत्वीय बल अगर उसके ऊपर ज्यादा लग रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो चाल है वो क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो उसका रीजन आएगा क्योंकि पृथ्वी के पास आने पर उसका जो गुरुत्वीय बल जो होता है वो क्या हो जाता है? और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बढ़ जाता है, इसलिए उसकी चाल जो है और बढ़ जाती है। इसके पीछे अपन रीजन लिखेंगे क्योंकि गुरुत्वीय बल और प्रबल हो जाता है। ठीक है, ये इसके पीछे रीजन है। चलो ये क्वेश्चन है दूसरे उसका यहाँ पे आ गया। अच्छा दोनों जगह बना दिया मैंने गलती से, चलो कोई बात नहीं। देखो अपन को बोल रहा है चित्र 6.13 में एक व्यक्ति अपने हाथों से 15 किलो का कोई द्रव्यमान लेके जा रहा है, ठीक है, लेके जा रहा है। तो चित्र 1.63 में ये दूसरा अपने को दे रखा है, मैं वह उतनी दूरी पर अपने पीछे किसी रस्सी को खींच करके उतनी ब्लॉक को लेके जा रहा है। तो रस्सी पर घिरनी चढ़ी हुई है, ये जो आपको सब दिख रहा होगा, और उसके द्वारा दूसरे सिरे पर 15 kg का इसे द्रव्यमान अपन लटका दिया। घिरनी है, वो रस्सी को खींच रहा है आगे और घिरनी से दूसरी तरफ अपन ने ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया। तो किस केस में किया गया कार्य ज्यादा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। किस केस में किया गया कार्य जो है आपका ज्यादा होगा वो पूछ रहा है। तो देखो फर्स्ट वाले केस में तो बहुत आसान है, वस्तु आगे की तरफ तो जा रही है, ठीक है, लेकिन मानता हूं इंसान जो है उसके ऊपर बल लगा रहा है, उसको होल्ड करके खड़ा है, लेकिन वो चल तो आगे रहा है। सो बेसिकली उसके ऊपर लगने वाला नेट विस्थापन तो 0 हुआ, क्योंकि एक्चुअली तो इंसान के हाथ में ही है ना। तो इस केस में किया गया कार्य तो होगा 0, क्योंकि
वस्तु उस इंसान के हाथ में ही है, वस्तु मानता हूं कि जो है स्थापित हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा। इंसान के हाथ में ही ना, इंसान चल रहा है इसलिए वो चल रही है, उसमें बल तो नहीं लग रहा। ठीक है, तो बेसिकली उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इसलिए इस केस में हो गया वर्क डन 0। लेकिन इस वाले केस में हो रहा है, इस वाले केस में ध्यान से सुनना, पहले तो देखते हैं इस वस्तु पे बल क्या क्या लग रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस रोप के बारे में बात करूं तो इस वस्तु पर एक बल लग रहा है नीचे mg। ठीक है, और mg हमें पता है यहाँ पे t के बराबर होगा, तो यहाँ पे भी टेंशन फोर्स तो दूर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो वस्तु ने टेंशन फोर्स के अगेंस्ट काम तो किया होगा, यानी इंसान ने जो काम किया है वो टेंशन के अगेंस्ट किया है, और कितना किया है, T इंटू एस। बल क्या है, तनाव बल, और विस्थापन कितना है, s। तो तनाव बल किसके बराबर है, mg, और विस्थापन कितना है, s। और कितनी दूरी तक गया लेके, 2 मीटर। तो m का मान कितना है, 15, g का मान है 10, और s का मान है 2। तो उसने कितना काम किया, 15 दूनी 30, यानी 300 जूल। पहले वाले केस में किया गया कार्य 0 था, सेकेंड वाले केस में किया गया कार्य 300 जूल था। ऑब्वियसली सेकेंड केस में किया गया कार्य जो है फर्स्ट वाले केस से ज्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में ऑब्जेक्ट जो इंसान के हाथ में ही है। मैं जब किसी चीज को लेके चल रहा हूँ ना, मैंने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ चल रही हो, मैंने उसके ऊपर कोई अलग से बल नहीं लगाया, मेरे हाथ ने बस उसको पकड़ रखा है ना, वो स्थापित हो रही है मेरे साथ साथ, लेकिन उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, इसलिए किया गया कार्य 0। इस केस में जब मैं किसी चीज को खींच रहा हूँ, किसी ब्लॉक को खींच रहा हूँ, तो पहले तो देखूंगा मेरे को कितना बल लगाना पड़ रहा है। पहले तो मैं आगे जा रहा हूँ, वस्तु भी आगे जा रही है, भाई मैं आगे जा रहा हूँ तो रस्सी आगे जा रही है, रस्सी आगे जा रही है तो वस्तु भी ऊपर आ रही है। सो बेसिकली रस्सी के रेस्पेक्ट में देखनी मुझे सारी कहानी, कि मैं आगे जा रहा हूँ तो रस्सी भी आगे जाएगी। वस्तु अगर 2 मीटर ऊपर गई तो रस्सी भी 2 मीटर ऊपर इधर आगे जाएगी। तो मैंने रस्सी पे कितना बल लगाया, भाई रस्सी पे मैंने कितना बल लगाया, mg के बराबर, जितना गुरुत्वाकर्षण बल उस ब्लॉक को खींच रहा है, तो बल हो गया। कितनी विस्थापित हुई, 2 मीटर, तो रस्सी भी 2 मीटर विस्थापित हुई, तो मुझे काम कितना करना पड़ा, mgs। आई होप सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलो चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न पे। असत्य सत्य बताना इसमें भी सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन है। चलो देखो क्या बोल रहा है, और कारण भी देना है, रीजन। तो किन्हीं 2 पिंडों के प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्येक की संवेग ऊर्जा और प्रत्येक की संवेग व ऊर्जा संरक्षित, बिल्कुल सही है। अगर वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कर रहे हैं, तो संवेग और ऊर्जा संरक्षित रहती है। रीजन सिंपल है, जब 2 वस्तु आपस में टकरा रही है, बाह्य बल नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उनकी संवेग और ऊर्जा दोनों क्या हो जाती है, संरक्षित। भाई संवेग तो हर केस में कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ऊर्जा का नाश क्यों नहीं होता, क्योंकि दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट ही नहीं हो पाती, दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो ही नहीं पाती, तो कुल ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा बिल्कुल ट्रू है ये बात, मतलब सत्य है, और रीजन अपन को पता ही है। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है, किसी पिंड पर चाहे कोई भी बल हो, आंतरिक में बाह्य बल क्यों ना लग रहा हो, निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। जी बिल्कुल, ये बात सही है क्या, कुल ऊर्जा की बात चल रही है, सॉरी, कुल ऊर्जा हमेशा सर्वदा संरक्षित रहती है। बोल रहा है अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी बल लगे, उसकी कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। होता है, कोई सा भी बल लगा लो, चाहे इंटरनल लगाओ चाहे एक्सटर्नल लगाओ, ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता है कि हमेशा वही रहेगी, क्या बोलते हैं, हमेशा टोटल एनर्जी कंजर्व ही रहेगी। जैसे ऊपर से नीचे बॉल फेंकी है ना, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, बाह्य बल लगा ना, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे होंगे, बहुत सारे बल है ना, मॉलिक्यूल्स इसके अंदर के अणु परमाणु एक दूसरे को खींच के शेप को बना के रखे। जब नीचे फेंका तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा, बाह्य बल भी लगा, आंतरिक बल भी लगा, लेकिन कुल ऊर्जा तो संरक्षित रही ना। तो यही तो होता है हमारा, हमारी आंतरिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि किसी भी स्टेट में जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो क्या रहती है, सेम रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस, अगर बाह्य बल जो है वो कंजर्वेटिव नेचर के हो तो। चलिए, प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होगा, गलत, फॉल्स। ये बोल रहा है नेचर में कोई सा भी फोर्स आप उठा के ले आओ, अगर वो एक बंद लूप बना रहा है तो किया गया कार्य शून्य होगा, नहीं। संरक्षी बल जो है वो बंद लूप में, उनके द्वारा बंद लूप में किया गया कार्य 0 हो सकता है, असंरक्षी बल के लिए नहीं।
असंरक्षी बल तो पथ डिपेंडेंट होते हैं, पथ पर निर्भर करते हैं। तो पथ अगर अलग अलग होगा तो किया गया कार्य भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये हमारा फॉल्स होगा, गलत होगा। ये सिर्फ तभी सही है जब आप बोलो नेचर में सारे संरक्षी बलों द्वारा बंद लूप में किया गया कार्य 0 होगा, असंरक्षी द्वारा नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। संरक्षी होता है तो ट्रू, असंरक्षी होता तो फॉल्स। लेकिन इसमें सारे बल बोल दिए तो बेचारे असंरक्षी भी घुस गए, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। चलिए, किसी अप्रत्याश टक्कर में निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभिक से हमेशा कम ही होती है, हम सब जानते हैं, मैंने बताया आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी का हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो अंतिम गतिज ऊर्जा हमेशा प्रारंभिक से कम होती है, तो ये बात ट्रू है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया। इसमें भी पता है ऐसा नहीं है सत्य सत्य में ऐसे तुक्के मार दिए, ट्रू फॉल्स लगा दिए, लॉजिकली सोचना पड़ता है, जब जाके सत्य असत्य भी होते हैं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, फिर कारण से उत्तर थी, कितने कारण पूछेगा अपन से। किन्हीं दो बिलियर्ड्स बॉलों की प्रत्याश टक्कर में क्या गेंदों के संगठ की अल्प विधि में जब वे संपर्क में होते हैं कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। भाई ये बोल रहा है दो बॉल को आपने प्रत्याश टक्कर करवाई, तो क्या टक्कर के टाइम पे उनकी कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, सॉरी कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है? गलत, बिल्कुल गलत। हमने बोला ओवर द टाइम, पूरे समय के अंतराल में कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर बिंदु पर गतिज ऊर्जा सेम होगी। ग्राफ याद करो, मैंने बनवाया था आपको, ये हमारी गतिज ऊर्जा थी, ये हमारा समय था। बोला था पहले तो गतिज ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, फिर कम होने लग जाती है। टक्कर के समय पर गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, उल्टा टक्कर के समय पर तो गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो एनर्जी कन्वर्ट किस में होगी, स्थितिज में। तो ये तो टक्कर के समय की बात तो ये रही, टक्कर के समय तो गतिज ऊर्जा न्यूनतम रहती है। कुल टक्कर के दौरान कुल गतिज ऊर्जा हम बोल सकते हैं संरक्षित है, पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप बोल दो कि गतिज ऊर्जा संरक्षित है तो वो गलत बात हो जाएगी। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि पूरी की पूरी टक्कर के दौरान कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी क्षण विशेष पर गतिज ऊर्जा हमेशा एक जैसी रहेगी। पहले कांस्टेंट, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होती है, फिर कम हो जाती है मैक्सिमम जब टक्कर होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, फिर वापस कांस्टेंट। तो कुल तो संरक्षित रही ना। नीचे बीच वाले पार्ट के अंदर, बीच वाले पार्ट में मानता हूं कम हो गई, लेकिन स्टार्टिंग में और बाद में तो सेम रही ना। हम सिर्फ इतना बोलते हैं स्टार्टिंग में और बाद में सेम रहेगी, बीच के बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई फॉल्स है, गलत है। ए वाला क्या है, गलत है, मतलब उत्तर क्या आएगा, मतलब बोल के गलत है, फॉल्स। क्योंकि इस समय पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। ठीक है, ध्यान रखना, इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिन होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है स्थितिज ऊर्जा वो मैक्सिमम होगी। ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। फिर क्या बोल रहा है, दोनों केंद्रों की किसी प्रत्याश टक्कर की लघु अवधि में क्या रेखीय संवेग संरक्षित होता है? कुल की बात कर रहा नहीं है, ठीक है, तो फिर करेक्ट है। कुल रेखीय संवेग जो है वो संरक्षित रहता है, जितना प्रारंभ में था उतना बाद में भी है। तो बी वाला जो हमारा करेक्ट होगा, यानी सही होगा। ठीक है, तो ये सही है, ट्रू। किसी भी टक्कर में संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। किसी अप्रत्याश टक्कर के लिए ए और बी के लिए आपके क्या उत्तर होंगे? पर मान लो अब इसने टक्कर बोल दी अप्रत्याश थे, तो भाई अप्रत्याश टक्कर में तो वैसे भी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा वैसे ही बराबर नहीं होती, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत ही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बोला हर टक्कर के लिए सेम होता है, तो इसलिए अगर हमारी टक्कर आप अप्रत्याश भी कर दोगे तो भी हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। पहले वाला इनकरेक्ट रहेगा, गलत रहेगा, और दूसरा वाला करेक्ट ही रहेगा। ठीक है, तो सी वाले का आंसर आ जाएगा नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। ये बोल रहे हैं हम। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलो क्या है भाई, किसी पिंड पर नियत बल लगाकर, मतलब फोर्स कांस्टेंट है, किसी निर्देशांक प्रणाली के अनुसार z अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए बाध्य है। ध्यान से सुनना, वस्तु किस दिशा में गति कर रही है, z दिशा में, और उस पर बल ये लग रहा है, तो z के अनुदिश 4 मीटर की दूरी तय करनी है अपने को। ध्यान से सुनना, यानी उसका विस्थापन सिर्फ z दिशा में है, यानी अगर मैं विस्थापन का वेक्टर लिखूंगा तो 4 k कैप होगा।
इसने क्या बोला, उस z दिशा में गति कर रहा है और z दिशा में उसने 4 मीटर की दूरी तय करी, यानी मैं बोल सकता हूं कि उसका विस्थापन का जो सदिश है वो 4 k कैप होगा, k z के लिए होता है इसलिए लिखा। तो कार्य निकालना है, तो कार्य किसके बराबर होता है, बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट। बल कितना है, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट करिए इसका 4k कैप के साथ। जैसे मैंने आपको बोला और कुछ नहीं आएगा, आप चाहो तो 0i कैप प्लस 0j कैप लिख सकते हो, बाकी मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है k से वो गुणा होता है, तो आंसर कितना आया 12 जूल। सिंपल क्वेश्चन था, बस समझना ये। अब मान लो बोल देता कि x दिशा में कर रहा है, x ले लेते हैं, जो भी लिखा है उसके साथ i कैप लगा लेते हैं, y बोलता तो जो लिखा है उसके साथ j कैप लगा लेते हैं, सिंपल। ठीक है, पर उसने बोल ही दिया z है, फिर अपने को उसको सिर्फ z में लेना पड़ेगा। चलो ये आज का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद खत्म करेंगे आज की क्लास। चलो क्या बोल रहा है, दो समरूपी बॉल बेयरिंग एक दूसरे के संपर्क में है और किसी घर्षण रहित मेज पर विराम अवस्था में, ठीक है नहीं, इस तरीके से देखो ये सिचुएशन दे रखी है अपने को। इसके साथ समान द्रव्यमान का कोई दूसरा बॉल बेयरिंग जो प्रारंभ में v वेग से गतिमान है सम्मुख टक्कर करता है। यदि संघट प्रत्यास्थ है तो संघट के पश्चात निम्नलिखित चित्र में से कौन सा सही है। आप क्वेश्चन को छोड़ो, मैं समझाता हूँ। ये v वेग एक बॉल थी, तीनों का द्रव्यमान सेम ही है ना, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, नाम दिया उसने 1 2 3, ये भी m है मान लो, ये भी m है, ये भी m। ये बोला v वेग से ही गति कर रही है, ठीक है, तो इससे टकराएगी। इसने साफ साफ बोला है कैसी टक्कर है ये, प्रत्यास्थ, पूर्णतः प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ बोले तो समझ जाना, पूर्णतः प्रत्यास्थ। उसने पहली सिचुएशन दी है कि v इसका 0 हो जाता है और ये दोनों जो है एक कॉमन वेग v/2 से गति करते हैं, क्या ये सही है। फिर दूसरा बोल रहा है ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है। बोल रहा है पहली और दूसरी आपस में चिपक जाएगी, इनका वेग 0 हो जाएगा और तीसरी वाली जो है ना वो v वेग से गति करेगी। थर्ड ही बोल रहा है पहली, दूसरी, तीसरी तीनों चिपक जाएगी और वो v/3 वेग से गति करेगी। तो इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, अगर ऐसा हुआ तो इनमें से कौन सा रिजल्ट सही है, ये अपन से पूछ रहा है। तो बेटा देखो उसने साफ साफ बोला है टक्कर जो है ना वो सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर है, मतलब हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, वो भी कंप्लीटली इलास्टिक, मतलब संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। चलो पहले केस में टेस्ट करते हैं। पहले केस में अगर मैं संवेग टेस्ट करके देखता हूँ, अच्छा वैसे टक्कर है ना तो वैसे उसने मुझे ऐसा लग रहा है कि सब जगह संवेग सेम ही दिया होगा, लेकिन फिर भी टेस्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ये जो बॉल थी ये गति कर रही थी v वेग से, ये दोनों बेचारी रुकी हुई है ना, ये दोनों रुकी हुई है, तो रुकी हुई है तो स्टार्टिंग में संवेग कितना हो गया mv। बाद में ये दोनों जिनका द्रव्यमान m और m है, पहले केस के बारे में बता रहा हूं, वो v/2 वेग से गति कर रही है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं m × v/2 प्लस m × v/2। संवेग तो सही निकला, इन दोनों को जोड़ो तो mv आ गया। पहले में तो संवेग संरक्षित है, पहले संवेग संरक्षण के बारे में बात करें ना, टेस्टिंग संवेग संरक्षण की चल रही है, ठीक है। दूसरे केस में भी प्रारंभिक तो mv होगा, अंतिम देखिए ये रहा m द्रव्यमान की बॉल है, v वेग से चल रही है, क्या बात है, ये भी संरक्षित है, ये भी सही निकला। थर्ड पहले mv, इस बार तीनों चिपक गई, तो ये m v/3 प्लस m v/3 प्लस m v/3, अरे ये क्या हो गया, फिर जुड़ के वापस से एक मतलब mv आ गई, जोड़ लो, 3 एलसीएम आएगा, mv प्लस mv प्लस mv 3mv, 3 से 3 कैंसिल भाई, मतलब संवेग संरक्षण तो मामला नहीं बैठा, तीनों के केस में संवेग संरक्षित है। मतलब मुझे गतिज ऊर्जा टेस्ट करनी पड़ेगी, अगर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम के इक्वल आ जाती है तो फिर करेक्ट है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। अच्छा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है, कि आई इनिशियल, आई का मतलब क्या है इनिशियल, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, एक ही बॉल थी वही गति कर रही थी तो हाफ mv², सिंपल। पहले केस के बारे में देखते हैं। फर्स्ट वाले केस में दोनों v/2 वेग से गति कर रही हैं, यानी गतिज ऊर्जा कितनी होगी फाइनल फर्स्ट वाले केस के लिए, पहला है हाफ m v/2 का स्क्वायर प्लस हाफ m v/2 का स्क्वायर, हाफ m एज इट इज v²/4 प्लस हाफ m v²/4, 4 + 4 = 8 + 4 = 16 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24
जोड़ो, हाफ एम वी स्क्वायर जो भी है जुड़ जाएगा, 2 बार हो जाएगा। सॉल्व किया, गड़बड़ हो गई। जो गतिज ऊर्जा आ रही है हमारी 1/4 एम वी स्क्वायर, आनी कितनी चाहिए थी? हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब पहला केस तो गलत है, पहला केस तो सरासर गलत निकला, क्योंकि पहले केस में गतिज ऊर्जा सेम नहीं आ पाई, जिसमें सेम आ जाएगी उसको करेक्ट मान लेंगे। दूसरा वाला केस टेस्ट करते हैं। देखो दूसरा वाला केस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये एम द्रव्यमान की है, वी वेग से चल रही है, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वापस हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल आई। मतलब ये साफ साफ दिख रहा है करेक्ट है ना, साफ साफ दिख रहा है। एक बार थर्ड के लिए भी चेक कर लेते हैं। चलो थर्ड में तीनों ही v/3 वेग से गति कर रही है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। कुल गतिज ऊर्जा किसकी होगी? कितनी होगी? पहले वाले के लिए कितनी है? हाफ एम v/3 का स्क्वायर प्लस हाफ एम v/3 का स्क्वायर प्लस हाफ एम v/3 का स्क्वायर। 3 बार आ रहा है। एम वी स्क्वायर बाय 18 18। देखो एम वी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, 9 दूनी कितना हुआ? 18। इसमें भी इतना आएगा, इसमें भी इतना आएगा। 3 बार आ रहा है तो मैं डायरेक्ट लिखूं 3 से गुणा कर दूं, है ना। देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। 3 बार आ रहा है, 1/18, 1/18, 1/18, 1/18। 3 बार आ रहा है, 3 × 1/18। सॉल्व करा तो इसका आंसर आ रहा है mv²/9। आना चाहिए था प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के इक्वल। वो सिर्फ सेकंड वाले केस में करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या है इसका, कौन सा करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट करेक्ट है, सेकंड वाला केस करेक्ट है, बाकी फर्स्ट और थर्ड आपके गलत निकले। ठीक है, तो आपको बस इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित करनी थी। अब संवेग वाला हर जगह केस में सही निकला, तो हमें गतिज ऊर्जा करनी पड़ी। संवेग से हो जाता काम तो सोच लेते हैं। चलिए, जैसा मैंने आपको बोला ये लास्ट प्रश्न था। इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में और कोशिश करेंगे अगर न्यूमेरिकल करा सके तो ठीक, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, इस वीडियो के लिए थैंक यू। अच्छा लगता है तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप शेयर करो। और अगर आप प्लस हमारा जो कोर्स है, जो हमारी ऐप पे जो कोर्स है लर्न एंड शेयर, वो आप परचेस करते हो तो और बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला, नोट्स मिल रहे हैं, एड फ्री वीडियोस मिल रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास आप लोगों को मिलेगी हर संडे को, और वीक में कभी ज़रूरत पड़ी तो। इसके अलावा हम उसमें एक नया सेक्शन ऐड करने वाले हैं एनडीए, जेई, नीट इसके क्वेश्चंस के लिए, और एक कंबाइंड आपको नोट्स पे मिलेंगे। अभी जैसे अलग अलग मिल रहे हैं ना, तो एक कंबाइंड नोट्स पे मिलेंगे जैसे 10th में आपको मिला करते थे। ठीक है, तो किसी ने नहीं लिया है तो ले लो, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, 799 में मिल जाएगा फिजिक्स का। तीनों को कंबाइंड लोगे तो भी बहुत कम चार्जेस है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, मस्त रहिए, घर पर रहिए। चलिए, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।